हेलो डेव। तो नेक्स्ट जेस के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। पिछली बार हमने बात किया था हमारा जो सर्वर साइड प्रॉप्स है, एक्चुअली सर्वर साइड प्रॉप्स और उसके बिहाइंड द सीन के बारे में, कि वहाँ पर जो पीछे साइड में जो नेक्स्ट जेस वर्क करता है और प्लस नेक्स्ट जेस जो लॉग जनरेट करता है उसके बारे में, और लॉग जो हमारा जनरेट हुआ उसके बारे में हमने समझा कि एक्चुअल में वो क्या क्या हमें रिपोर्ट्स देता है, जिसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें क्या क्या मिल रहा है। तो जैसे कि हमने पिछली बार बात किया था कि हम इसे जो है अब थोड़ा सा फायरबेस पे काम करेंगे। तो फायरबेस का एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेस के लिए सबसे पहले हम फायरबेस सर्च करेंगे, तो हमें फर्स्ट लिंक जो है ये फायरबेस का मिल जाएगा, जो कि गूगल ओन करता है। उसके बाद से जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको राइट साइड में आपका लॉगिन वाला आइकन मिलेगा बेसिकली, क्योंकि ये जीमेल से आपका लॉगिन यहाँ पे होना है। तो जीमेल से आप लॉगिन करिए, उसके बाद से गो टू कंसोल पे चले जाइए। जैसे ही आप गो टू कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे जाने के बाद से यहाँ पे जो आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रोजेक्ट का जो नाम देना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट का नाम दे के उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद से अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर एनेबल एनालिटिक्स दे रहा है। तो आपको यहाँ पे एनालिटिक्स की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक डमी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट करने में थोड़ा सा मतलब कुछ सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन उसके बाद से अब यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप इस वाले लेआउट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको मिलेगा यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद आपको मिलेगा क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस में यहाँ पर कुछ दो ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर, बट आपको जो है पहला वाला ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पर हमें टेस्ट मोड जो है उसको एनेबल कर देना है। टेस्ट मोड में जो है ये 30 दिन के लिए जो है आपका एनेबल रहता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा, दोबारा से उसको हम एनेबल कर सकते हैं। तो उसके बाद से अब जस्ट आप एनेबल पे क्लिक करेंगे और आपका डेटाबेस जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। तो अभी आपका डेटाबेस जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट ईयर समथिंग कुछ आईडीज़ से एक डेटाबेस जो है आपका तैयार हो गया है। अब इसमें जो है हम यहाँ पर कुछ डेटा एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करें। प्लस पे क्लिक करने के बाद से पहले मैं एक सेल्स के नाम से एक यहाँ पर टेबल बना दे रहा हूँ। टेबल के अंदर जो है यहाँ पर हम कुछ डेटा जो है इनपुट करेंगे। तो पहले जो है S1 ले लेते हैं। S1 जो है हमारा आईडी हो गया। आईडी के अंदर है यहाँ पर, अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो है हम करेंगे। प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नाम जो है तो उसके लिए भी नेम जो है उसका प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, प्लस प्रोडक्ट जो है वो एंटर कर देते हैं। प्लस प्रोडक्ट का जो है वैल्यू, मतलब एक्चुअली प्रोडक्ट जो है कितने हैं, तो वो वैल्यूज भी जो है यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। और उसके बाद से अब यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करेंगे और ये वैल्यू जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा जो है वहाँ पे एंटर हो गया। तो डमी डेटा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो आपको मतलब कुछ भी ऐड करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगेन जो है अब सेल पे, हाँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट डेटा जो है वो मैं यहाँ पे मतलब ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है आप 3-4 डेटा जो है यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर फायरबेस में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। थोड़ा सा हमें मतलब सर्वर साइड और स्टैटिक जो है हमें रेंडरिंग का जो ऑप्शन देखना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेटाबेस बना रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फायरबेस पे भी इस पर वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए जस्ट एक छोटा सा डेटाबेस बना रहे हैं और डेटाबेस बनाकर नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट जो है इस पर रन करेंगे। तो फर्दर आगे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो डेटाबेस जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने 3 डेटा जो है यहाँ पे फीड किया है, जिसकी आईडी जो है S1, S2 और S3 है। और उसमें हमने यहाँ पर कुछ डेटा डाल दिया है। तो अब इस डेटा को जो है हमें फैच करना है और हमें एक सेल्स के नाम से पेज बना के उसको हम वहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले अपने तो चलते हैं हम अपने
एडिटर के अंदर, एडिटर में सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक सेल्स के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक सेल्स के नाम से यहाँ पे फ़ाइल बना दिया है, ठीक है। और इस सेल्स के नाम से जो फ़ाइल हमने बनाया है, तो ये हमारा जब URL क्रिएट होगा तो डोमेन, मतलब डोमेन जो है आपका मान लीजिए xyz.com/सेल्स के नाम से होगा। तो ये हमारा एक नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट होगा। तो इस एक यहाँ पर हम रिएक्ट कंपोनेंट जो है नॉर्मली हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। तो इसको करेंगे हम कॉन्स्ट के बाद से करेंगे सेल्स इक्वल टू FA। यहाँ पर मैं एक क्रोम का विजुअल स्टूडियो का एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ जो कि हमें एरो फंक्शन जो है ऑटोमेट करने का मतलब ऑटोमेट कर देता है। वो FA लिखते ही वो क्या करता है कि उसको फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो उसका पूरा का पूरा बना के दे देता है। तो फर्दर चलते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सेल्स, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। और प्लस अब यहाँ पर इसको रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न में यहाँ पर मैं इसको नॉर्मली H1 अभी देख लेते हैं, H1 सेल्स इसको सेव करते हैं और अपना सर्वर जो है उसको अप कर लेते हैं। तो npm run dev, ठीक है। तो डेव सर्वर जो है यहाँ पे अप कर रहे हैं हम। जैसे हम यहाँ पे डेव सर्वर जो है हमारा यहाँ पे अप करेंगे, ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे चल के इसको रिफ़्रेश करते हैं। ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे चलने के बाद से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो पहले प्रोडक्ट्स जो है लोकल से जो उठाया था वो सारे यहाँ पे लिस्ट में पहले से पड़े हुए हैं। यहाँ पे सेल्स करते हैं, सेल्स करके जैसे आप हिट करेंगे तो हमारा जो सेल्स यहाँ पर है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो फर्दर आगे चलते हैं। तो आगे चल के अब क्या करना है कि हमें जो है फायरबेस से का जो डेटा है वो फैच करके अभी यहाँ पर हमें दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए फर्दर हमें कोड जो हमारा नॉर्मल रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है, रिएक्ट बेस कंपोनेंट्स होता है, हम उसके थ्रू अभी चलेंगे। उसके बाद आगे जो है फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ इफ़ेक्ट्स, ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है और इसको इनिशियल फर्स्ट टाइम जो आपका जब कंपोनेंट आपका माउंट होगा तब इसको रेंडर करना है, ठीक है। तो रेंडर करने के लिए हमने इसको ब्लैंक में जब हम पैरामीटर देते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती है और वो फर्स्ट टाइम रेंडर करता है। नॉर्मली ये रिएक्ट की चीज़ है, रिएक्ट भी मतलब आपको आना चाहिए एक्चुअली जब नेक्स्ट.js पे आप काम कर रहे हैं। तो फैच API को यहाँ पे यूज़ करते हैं और फैच API में हमको यहाँ पर URL पास करना है। तो URL जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे फायरबेस में देखें तो आपका URL जो होगा वो ये URL होगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। प्लस जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर सेल के नाम से जो है एक टेबल बनाया था, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेल वाला जो है टेबल चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर sale.json, ठीक है। तो ये मतलब जेसन जो है आपको जेसन देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि फायरबेस से जो है आप डेटा पॉपुलेट कर पाएंगे, डेटा वहाँ से फैच कर पाएंगे। डॉट उसके बाद से अब करते हैं देन में आपका जो रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स को जो हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली जो भी हमें वहाँ पर से वैल्यू वहाँ से हमें मिल रहा है उस वो एज ए स्ट्रिंग मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट करेंगे। देन अब उसके बाद अब क्या है कि हमें जो है डेटा का जो है फॉर्मेट जो है यहाँ पर तैयार करना है, बेसिकली जो कि वहाँ पर पॉपुलेट हो। एक्चुअली हमारे स्क्रीन पे जो पॉपुलेट होगा उसका फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर पूरा का पूरा क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक यूज स्टेट ले लिया है सेल्स के नाम से और सेल में जो है यहाँ पर मैं डेटा यहाँ पे पुश कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेट सेल है, सेट सेल जो हमारे यहाँ पे फंक्शन है जिसमें मैं अपना डेटा जो है यहाँ पर हमें फैच करने के बाद से जो हमारा फायरबेस का जो डेटाबेस है वहाँ से फैच करने के बाद से वो डेटा जो है यहाँ पर पुश कर रहा हूँ, जो कि वैल्यू मुझे यहाँ पर सेल्स में मिलेगा। तो अब इसे पॉपुलेट करने की बारी आती है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फ्रैगमेंट ले लेता हूँ। फ्रैगमेंट वही आपका रिएक्ट का है जहाँ जो आपको कोई भी यहाँ पे डॉम जो है रेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिकली आपको एक पेरेंट रैपर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो H1 यहाँ पे ले लेते हैं
H1 में बिग सेल, ठीक है, बिग सेल दे देते हैं और उसके बाद से यहाँ पर एक ULLI बना लेते हैं। लिस्ट हमें पॉपुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर जो है लिस्ट में पॉपुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बेसिकली अब यहाँ पर जो हमारा डेटा आएगा वो क्या आएगा, वो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो की वैल्यू जो होगा आपका यहाँ पर S1 S2 होगा और उसके अंदर डेटा होगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट का जो की मेथड है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सेल्स को लेंगे, ठीक है, सेल्स डॉट, अब यहाँ पर मैप करेंगे। तो ये क्या करता है, जो की है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे कीज़ देखेंगे तो ये क्या करता है कि कीज़ का जो है एरे जो है हमें पॉपुलेट कर देता है। एक बार मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं डेटाबेस में यहाँ पर जो है हमारे की क्या है, वो S1 है, S2 है और S3 है। तो इन कीज़ का जो है ये एरे हमें पॉपुलेट करके दे देगा। ये पूरा का पूरा एरे, इनका जो ये की है इनका जो है एक एरे का जो बंडल है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट कीज़ मेथड के साथ, ठीक है। तो उसमें फिर हम यहाँ पर मैप करते हैं, मैप मेथड्स यूज़ करते हैं, आइटम यहाँ पे एरो फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें रिटर्न करना है जो कि वहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, बेसिकली जो हमारा फायरबेस से जो डेटा मिल रहा है उसको रिटर्न करना है। तो li/li यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें आइटम चाहिए, ठीक है। आइटम इसलिए चाहिए क्योंकि आइटम जो है हमें यहाँ पे इसे की भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो की पास करना आपको यहाँ पे ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिएक्ट जो है एरर थ्रो कर देता है। तो की आपको यहाँ पे पास करना है, प्लस जो है दो वैल्यूज़ यहाँ पे पास करना है, नेम, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो दो चीज़ जो है हमें यहाँ पर पास करना है। तो ये सारे वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास कर दिए। आइटम में जो है हमें पूरा का पूरा एरे का जो यूनिक की जो है वो की मिल रहा है, तो की जो है हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो वो हमने एरे में पास कर दिया। प्लस सेल जो है, सेल हमारा पूरा का पूरा डेटा का जो ऑब्जेक्ट दे रहा है उसमें हमने यहाँ पर की पास किया और उसका नेम और यहाँ पर वैल्यू हमने पास कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र में चल के इसको चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा जो है यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेल्स को लेके चेक करते हैं कि क्या इशू है। ओके, तो जैसे हमारा कंपोनेंट लोड होता है, लोड होते ही क्या है कि हमारा उस टाइम सेल्स जो है वो यहाँ पर अनडिफाइन है, क्योंकि अभी उसमें वैल्यूज़ तो गए ही नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड हुआ, लोड होते ही सेल्स में यहाँ पर वैल्यू नहीं है। अभी यूज़ इफेक्ट जो है आपका कंपोनेंट जैसे ही माउंट हुआ, माउंट होने के बाद से यहाँ पर रिस्पॉन्स गया सर्वर पे रिस्पॉन्स जाने के बाद से जो है आपका सेल जो है यहाँ पर ये अपडेट हुआ। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन हमें लेना पड़ेगा कि अगर सेल जो है अनडिफाइन है, बेसिकली अभी जो है उसमें वैल्यू नहीं है, तो वो यहाँ पर रिटर्न करे लोडिंग, ठीक है। रिटर्न करते हैं और यहाँ पर पी टैग में लोडिंग दे देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये पहले उसका वेट करेगा और वेट करने के बाद से जब हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा तब उसे यहाँ पर लोड करेगा। तो ब्राउज़र में चलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में अब लोडिंग दिया, लोडिंग देने के बाद से इसने यहाँ पर डेटा लोड कर दिया। तो जो भी हमने यहाँ पे डेटा डाला था, अब जैसे सोप, हैंड वॉश, ऑयल, ये सब चीज़ें वैल्यूज़ जो हमने डाला है वो सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर लोड हो रहा है। तो ये हुआ हमारा मतलब नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जो हम रिएक्ट में हम जब कोई कंपोनेंट बनाते हैं वो उस तरीके से यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर क्लाइंट साइड फेचिंग जो हो रहा है, आपका डेटा जो है क्लाइंट साइड हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे SWR के बारे में बेसिकली, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर जो Next.js है, Next.js वालों ने ही उसको बिल्ड किया है और ये डेटा फैच के लिए मोस्टली यूज़ होता है। उसके काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं, एक बार यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। तो SWR के बारे में अगर सर्च करते हैं तो SWR अगर आप सर्च करेंगे, Next.js SWR अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाला जो लिंक है वो आएगा यहाँ पर। तो इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, कैसे इसको यूज़ करना है। तो हम इसको एक बार यहाँ पर ऐड करके देखेंगे। इसके अपने फीचर्स हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि SWR जो है वो Next.js का मतलब
नेटिवली वो प्लग्ड है तो कुछ ना कुछ मतलब बेनिफिट होगा आपको इसको यूज़ करने का। जैसे कि हम रिएक्ट के साथ हम एक्सीएस यूज़ करते हैं, वैसे नेक्स्ट जेएस के साथ जो है आप यहाँ पर SWR यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारे मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें बहुत ऐसे फीचर्स हैं, हम इसमें डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको फर्दर पड़ेगी, जिसको आपको खुद से डेवलप नहीं करना पड़ेगा, और ये पहले से प्री डेवलप्ड है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इसको SWR जो है उसको इम्प्लीमेंट कर। तो अपने ब्राउज़र में चलते हैं। अभी मैं सर्वर को जो है स्टॉप कर रहा हूँ और यहाँ पर npm install SWR, ठीक है, SWR यहाँ पे SWR को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉल हो गया है। हम अपना सर्वर जो है दोबारा से अप करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमें SWR यूज़ करना है। तो SWR यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम SWR को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज़ SWR से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका जो मेथड है वो है SWR, ठीक है, यूज़ SWR जो है सेम है, मतलब इसे भी डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू एक पाथ चाहिए होता है जैसे कि हमें फैच में चाहिए होता है। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके SWR को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यूज़ SWR, हमें यहाँ पे इसको पाथ देना है। तो ये जो हमारा पाथ है, ये पाथ हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। ये पाथ जो हम इसको पास कर देते हैं, सॉरी ये स्ट्रिंग वैल्यू होगा, तो स्ट्रिंग में हम इसको पास कर देते हैं। सो सेम लाइक यहाँ पर जैसे कि हम फेच में हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं और हमारा सक्सेस हैंडलिंग होता है, सेम चीज़ें जो हैं यहाँ SWR भी देता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, डेटा और एरर। तो अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा डेटा है, डेटा में ही हम जो है वैल्यू को अभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो मतलब फेच करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो डेटा में हमारा यहाँ पे मिलेगा हमें। तो फर्दर आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब जो है ये डेटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डेटा जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर डेटा अगर मिल गया है इसको यहाँ पर, तो वो यहाँ पर, अगर नहीं मिला है तो वो यहाँ पर लोडिंग दिखाए। और एरर के केस में आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं कि अगर इफ़ एरर हो तो आप यहाँ पर कुछ मैसेज जो है आपको दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैंडल किया हुआ है, आप यहाँ पे आसानी से मतलब अलग से आपको एरर हैंडलिंग के लिए कुछ आपको यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू जो है यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे हम समथिंग वेंट रॉन्ग करते हैं। अगर जो है कुछ एरर आता है तो ये इसके आगे यहाँ पर नहीं जाएगा। तो बेटर होगा कि सबसे पहले जो हम एरर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद से हम डेटा को चेक करेंगे। तो अगर एरर है तो यहाँ से रिटर्न हो जाए, अदरवाइज जो है उसके बाद अगर नहीं है तो वो फिर डेटा में जाएगा, वहाँ से आगे चेक कर लेगा। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो है अब ये डेटा जो है हम यहाँ पे पास करना है हमें, ठीक है। तो अभी तक जो है हम यहाँ पर सेल्स के थ्रू यहाँ पे पास कर रहे थे, और सेल्स जो था यहाँ पर हम सेट डेटा में यहाँ पर हम सेल्स में यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर अगेन हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डेटा है वो SWR हमें वहाँ से एक्चुअली जो यहाँ पे हमने फायरबेस का जो हमने URL दिया, यहाँ से हमें डेटा फेच करेगा। बट अगेन जब यहाँ पर डेटा फेच करेगा तो फेच करने के बाद से यहाँ पर आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो वो टाइम जो है यहाँ पर हम रिएक्ट के हिसाब से जो है उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हम ऐड करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम पूरा डेटा मॉडिफाई करेंगे, और ये जो हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं इसकी डिपेंडेंसी जो होगी वो हमारे होगा डेटा के ऊपर, कि जैसे ही डेटा अपडेट हो हमारा यहाँ पर जो ये यूज़ इफेक्ट है एक्चुअली ये यहाँ पे फायर करे, और फायर करने के बाद से हमारा अपडेटेड डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट की लिया है। की जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का अपना ES6 का मेथड है, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। प्लस डेटा से यहाँ पर हम जो हमारा की वैल्यू था, की वैल्यू को एज ए एरे जो है हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से यहाँ पर मैप के थ्रू इसको आइटरेट करने के बाद से मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट एरे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है
उसमें मैं यहाँ पे आईडी जो है मेन हमारा जो की जो है की को मैं यहाँ पे आइटम में पास कर रहा हूँ, देन नेम और देन वैल्यू करके हम यहाँ पर वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं। अगर कंडीशन लगा देंगे तो ये एरर नहीं थ्रो करेगा कि इफ़ डेटा, अगर डेटा होगा तभी ये काम करे। तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इफ़ डेटा अवेलेबल देन, और उसके बाद से जो हमारा ये मॉडिफाइड डेटा जो है यहाँ पे जो हम पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं इसको हम पास करेंगे सेट सेल्स में। ये मतलब यहाँ पर रिएक्ट का पार्ट है ये पूरा का पूरा, नेक्स्ट जेएसएस का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो अभी जो है यहाँ पर हम रिएक्ट के थ्रू कंपोनेंट जो है यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं और बिल्डअप करके अपना डेटा जो है यहाँ पर पास करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर आप यहाँ पर कंडीशन भी ज़रूर लगा लें कि सेल्स अगर नहीं है, बेसिकली सेल्स जो है अभी अनडिफाइंड है, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही सेल जो तब तक ये उसके आगे ना जाए, उसके बाद से सेल्स जो है यहाँ पर आइट्रेट हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ब्राउज़र में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्लैश सेल्स पे जाते हैं। अभी यहाँ पर ये लोडिंग दिखा रहा है। लोडिंग दिखाने के बाद से आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डेटा जो हमने फायरबेस में जो हमने डेटाबेस की एंट्री की थी वो डेटा जो है अब यहाँ पर शो हो रहा है। तो एक बार फायरबेस में भी यहाँ पे निगाह डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेटा में फर्स्ट हमारा की, उसके बाद से नेम और वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। सेम चीज़ें जो है यहाँ पर नेम और वैल्यूज जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर चीज़ें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर जो अभी हमने कॉम्पोनेंट बनाया है, ये कॉम्पोनेंट आपका रिएक्ट बेस्ड है। यहाँ पर अभी ये स्टैटिकली जो है पॉपुलेट हो रहा है। अगर हम इसका कंसोल देखें, बेसिकली कंसोल नहीं, हमारा व्यू सोर्स देखते हैं, तो व्यू सोर्स में जो यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारा कुछ भी वहाँ से डेटा जो है वो नहीं आ रहा है। बेसिकली वही चीज़ें आ रही है जैसे कि लोडिंग आ रहा है। लोडिंग हमने वहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है, इसलिए यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद से जब रन टाइम पे हमारा वहाँ पे अपडेट हो जाता है, अपडेट होने के बाद से हमारा एक्चुअल डेटा जो है यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसको जो है हम दोनों मतलब पार्ट यहाँ पे लेके चलेंगे। सर्वर साइड रेंडरिंग भी यहाँ पे इसको चेक करेंगे, प्लस जो है क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो है उसको भी यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर दोनों का भी हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो अगेन चलते हैं। तो हमें यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग करना है, बट ये स्टैटिकली रेंडर यहाँ पे करना है, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट स्टैटिक प्रॉप्स। गेट स्टैटिक प्रॉप्स लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है अब हम इसको स्टैटिक जो है पॉपुलेट कर रहे हैं। जो हमारा डेटा जो आएगा उसको हम स्टैटिकली यहाँ पे पॉपुलेट करने के बाद से फिर उसके बाद से सर्वर साइड जो है इसको मतलब क्लाइंट साइड, उसके बाद से हम इसको फैच करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हमने जो डेटा को यूज़ किया था, इसको कमेंटेड पार्ट है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि असिंक है, तो यहाँ पे अवेट लगा सकते हैं आप। ठीक है, अवेट लगाने के बाद से यहाँ पर जो है हमें डेटा सेल्स में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा जो आएगा वो सेल्स एक्चुअली हमने वहाँ पर सेट सेल्स वहाँ पे लगा रखा है, तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है हमें अपडेटेड डेटा मिलेगा। उसके बाद से जो बाकी की कहानियाँ जो है ना वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है, इस पर रिस्पॉन्स कर जब हमारा सर्वर साइड जो है हिट करेगा नेक्स्ट जेएस पर्टिकुलर इस यूआरएल पे हिट करने के बाद से जो वहाँ पर डेटा फेच करेगा, तो उसे भी हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने यूज़ कर रखा है सेम इसी फॉर्मेट में हम इसको ले लेते हैं। इसी को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, where मॉडिफाइड डेटा इक्वल टू, और अब इस डेटा को जो है हमें पास करना है। तो फर्दर अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमने जो असाइन किया है, इस वैल्यू को हमें प्रॉप्स में पास करना है। तो उससे पहले एक्चुअली यहाँ पर इसको वैर नहीं देते हैं, वैर एक्चुअली हम ऊपर डिफाइन करते हैं, वो बेटर होगा। अदरवाइज़ क्योंकि ये इसका स्कोप जो है यहीं पे रह गया है और इसकी वजह से इसको ये एरर थ्रो कर सकता है। तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर रिटर्न करते हैं, रिटर्न प्रॉप्स में डेटा
और डेटा में यहाँ पे जो हमने मॉडिफाइड डेटा किया है, मॉडिफाइड डेटा को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा डेटा जो है वो पास हो जाएगा और ये वैल्यू जो है वहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये प्रॉप्स हमने पास कर दिया, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ऊपर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो हमें यहाँ पे पास करना है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने प्रॉप्स पास कर दिया है। प्रॉप्स करके यहाँ पर प्रॉप्स डॉट डेटा, तो जो डेटा हम यहाँ से जो प्रॉप्स यहाँ पे पास कर रहे हैं वो सेम वैल्यू जो हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो ये इनिशियली जो क्या होगा कि यहाँ पर स्टेट को वो वैल्यू मिल जाएगा और ये पेज जो है प्रॉपरली रेंडर हो पाएगा। प्लस नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कंडीशन लगा रखा है कि इफ़ डेटा फॉल्स, अगर डेटा नहीं हो या सेल्स नहीं हो तो यहाँ पर लोडिंग दिखाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों को चेक करेंगे कि डेटा भी हो और हमारा डेटा भी अगर नहीं है और अगर सेल्स भी नहीं है, दोनों नहीं है। सेल्स जो है आपका यहाँ से आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। प्लस डेटा जो है हम इस चीज़ को यहाँ पर इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली, जो कि हम हमारा वो फायरबेस है, फायरबेस से जो डेटा आ रहा है उसको यहाँ पर हम चेक करें। तो दोनों को चेक करते हैं, अगर वैल्यू होगा तो ये रेंडर करेगा, एल्स नहीं करेगा। तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद से हम ब्राउज़र में चलते हैं, एक बार इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रिफ़्रेश किया, हमारा डेटा जो है यहाँ पर लोड हो रहा है। एक बार इसका व्यू सोर्स देख लेते हैं कि व्यू सोर्स में हमें यहाँ पर क्या कंटेंट मिल रहा है। तो व्यू सोर्स करते हैं। तो व्यू सोर्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो है, अब हमारे यहाँ पर पेज जो है वो रेंडर्ड हो रहा है एक्चुअली वहाँ से, जो सर्वर से रेंडरिंग जो है वो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो डेटा जो है हमारा वहाँ से आ रहा है, जो हमारा फायरबेस में हमने डाला था। तो एक बार उस पेज को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि फायरबेस में हमारा डेटा क्या था। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर डेटा लोड हुआ है वो सेम डेटा जो है अब यहाँ पर भी लोड हो रहा है। और जो पार्ट है ये वाला, ये सर्वर साइड रेंडरिंग हो रहा है, तो कैश भी हो जाएगा। प्लस जो है जो सर्च इंजन्स होते हैं वो इसको क्रॉल भी कर पाएंगे। तो क्रॉल करेंगे तो उन्हें यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं बेसिकली, जो हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग प्लस जो है हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग एज वेल, मतलब दोनों साइड से डेटा जो होगा ना वो वर्क करेगा एक्चुअली। तो अभी तो हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग हो गया, बट क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाला जो पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाला पार्ट जो हमने पहले ही यहाँ पर ऐड कर रखा है, और हमने यहाँ पे उसके डेटा के अपडेट पे यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। बेसिकली पेज पे जो हम वो वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे एक और डेटा ऐड करते हैं और ऐड करके उसको चेक कर लेते हैं कि वो वैल्यू जो है वहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लस करते हैं यहाँ पर एक और ऐड करते हैं यहाँ पर S1 S2 और S3 हो चुका है, S4 ठीक है, S4। अब यहाँ पर हमें नेम देना है, नेम में कोकोनट दे देते हैं, और जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू इसको हम 5 दे देते हैं ठीक है, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया। अपने पेज पे चलते हैं, और पेज पे चलने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी मैंने पेज को रिफ़्रेश भी नहीं किया और कंटेंट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड हो गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया डेटाबेस में, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो गया। ये पार्ट जो है यहाँ पर हमारा ये SWR जो है वो मतलब हैंडल कर रहा है, क्योंकि डेटा जैसे ही वहाँ अपडेट हुआ, अपडेट होते ही कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट हो गया। बट यहाँ पर अगर हम व्यू सोर्स में देखें तो वो पार्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इन द सेंस कि हम SWR को अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो SWR देता है, और ये एक्चुअली Next.js से मतलब इनबिल्ड है, और Next.js का नेटिवली ये वर्क करता है। तो कोशिश करें कि आप SWR यूज़ करें कंपेयर टू जो हमारा डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के जो फैच APIs हैं या फिर अदर APIs। तो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिसको यूज़ करने पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो आई होप हमने यहाँ पर दो चीज़ों को एक साथ प्लग किया, बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग प्लस जो है हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा जो अभी तक हमने मॉड्यूल जो कंप्लीट किया था उसका पूरा एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, प्लस उसको पूरा रिव्यू कर लेंगे कि हमने इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। तो उम्मीद करता हूँ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।